हेलो गाइज, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और ये जो मेरी लेक्चर सीरीज होगी गाइज, दिस इज फॉर ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, जो भी स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। सो दिस विल बी वेरी बेनिफिशियल टू ऑल ऑफ यू। और दिस इज नॉट ओनली बेनिफिशियल फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम एस्पिरेंट्स बट फॉर द ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट टू, क्योंकि मैं इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी भी इंट्रोड्यूस करने वाला हूं जो सबके लिए काम की होंगी। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं जैसे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बहुत सारी चीजें हम लोग जैसे जानते हैं कि भाई हमारा संविधान कब बना, कैसे बना, किस डेट को लागू हुआ, कितने आर्टिकल्स हैं, कितने शेड्यूल्स हैं, कितने पार्ट्स हैं। और हमारे यहाँ वैसे भी सब लोग, आप लोग सब जानते हैं कि सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन चलती आ रही है। लेकिन इस कॉन्स्टिट्यूशन की क्या हिस्ट्री रही है, ये हम लोगों को जानना बहुत जरूरी है। अब बच्चे कहते हैं सर हमें हिस्ट्री पढ़ना नहीं है, हम नहीं पढ़ेंगे हिस्ट्री। लेकिन भाई साहब, आप कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन लिख रहे हैं और यूपीएससी तो एक ऐसी चीज है कि वो आपसे कुछ भी पूछ सकती है। और हिस्ट्री पढ़ने से आपके पास एक फायदा ये रहेगा कि आपको चीजें समझ में आएंगी, जो चीजें आज हो रही हैं वो उस टाइम पे कैसी थी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। Okay guys, so I'm going to teach you a topic of historical background। तो यार इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत यहां से शुरू होती है भाई साहब 1600, ईयर ऑफ 1600 से। कैसे? क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी एज अ ट्रेडर इंडिया में आई थी 1600 ईयर में। अब ये एज अ ट्रेडर, तो भाई ये ट्रेडर क्या मतलब, क्या कोई राइट था आपके पास ट्रेडिंग करने का? जी, मेरे पास राइट था। उस राइट का नाम था चार्टर। उस राइट का नाम था चार्टर। ओके, उस राइट का नाम था चार्टर, या आप एक्सक्लूसिव राइट ऑफ ट्रेडिंग भी कह सकते हैं, जो इनको दिया जाता था इनके किंग और क्वीन के ऑर्डर्स पे। राइट, तो अब हुआ क्या था कि ईस्ट इंडिया कंपनी एज अ ट्रेडर आती है इंडिया में, ट्रेडिंग करती है, बहुत सारा प्रॉफिट कमाती है, और फिर धीरे धीरे प्रॉफिट के साथ साथ थोड़ी लेगेसी भी कमा लेती है, लाइक राइट ऑफ रेवेन्यू और सिविल जस्टिस वगैरह। ठीक है, ये 1765 के आसपास की मैं बातें आपको बता रहा हूं। ठीक है, जब बहुत आगे चल चुका था ये काम। ओके, उसके बाद क्या होता है कि एक टाइम ऐसा आता है कि कंपनी थोड़ा सा लॉस में जाने लग जाती है, लेकिन उसके एम्प्लॉय बड़े रिच हो जाते हैं। और ये बात देख के ऊपर के लोगों को बड़ी खनकती है कि यार ऐसा कैसे हो रहा है कि कंपनी प्रॉफिट नहीं कमा रही है लेकिन उसके एम्प्लॉयज प्रॉफिट कमा रहे हैं, यानी कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है भाई साहब। तो हुआ ये यहाँ पे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक रूल तैयार किया जिसका नाम था कंपनीज रूल, जिसकी की डेट थी 1773 से लेकर के 1858 तक। और ये 1773 से 1858 के बीच में बहुत सारे एक्ट आते हैं। ठीक है, लाइक इंडियन काउंसिल्स एक्ट भी आएगा, और क्या बोलते हैं हम उनका पिट्स इंडिया एक्ट आएगा, और काफी सारे एक्ट भी आएंगे इसमें। ठीक है, तो अब ये कंपनी रूल क्यों निकाला गया था? कंपनी रूल के पीछे बहुत सारे रीजंस थे कि भाई कंपनी रूल इसलिए निकाला गया था ताकि ईस्ट इंडिया कंपनी के अफेयर्स को देखभाल किया जाए कि भाई कैसे हो रहा है ये सब, की मतलब कंपनी लॉस में जा रही है, उसके जो एम्प्लॉय हैं वो रिच होते चले जा रहे हैं। तो जो सबसे पहला एक्ट था वो था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। राइट, अब ये रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 क्या था? ये रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 ये था कि दिस एक्ट वाज पास टू रेगुलेट एंड कंट्रोल द अफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी कि कंपनी के सारे अफेयर्स को, ठीक है, संभालने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट पास आउट किया गया था। अब बात यहां पे आती कि कैसे संभालते। ठीक है, कैसे संभालते? तो यहां पे इन्होंने एक चेक एंड बैलेंसेस का सी एंड बी का प्रोविजन रख दिया था, चेक एंड बैलेंसेस का प्रोविजन रख दिया था, और साथ ही साथ आंसरबिलिटी का भी प्रोविजन रख दिया था कि भाई साहब ऐसा है, तुमको एक एक रुपए का हिसाब रखना है, एक एक पैसे का हिसाब देना है, और जो भी कंपनी में होगा उसको आप आंसर करेंगे। किसको करेंगे? ब्रिटिश गवर्नमेंट को करेंगे। ठीक है, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये देखा कि भाई साहब कंपनी तो बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमा रही है, तो हम तुमको कैसे छोड़ दें, तो उन्होंने वहां पे उसकी लेगेसी ले ली। ओके, तो ये आप देख सकते हैं गाइस। उसके बाद यहां पे अब आता है कि ये जो रेगुलेटिंग एक्ट था हमारा, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 जो था हमारा, ये बेसिकली ये ऐसा था कि दिस वाज द फर्स्ट फाउंडेशन गाइस। ओके, दिस वाज द फर्स्ट फाउंडेशन। काहे की फाउंडेशन थी? फर्स्ट फाउंडेशन ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया।
तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया की सबसे पहली नींव रखने वाला यही एक्ट था। ठीक है, अच्छा सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की बात तो आ गई, उसके बाद सबसे पहला स्टेप था टुवर्ड सेंट्रलाइजेशन। अब ये सेंट्रलाइजेशन क्या होता है, जैसे कि आज के टाइम पे डिसेंट्रलाइजेशन चल रहा है, तो सेंट्रलाइजेशन क्या होता है, देखो मैं बताता हूं सेंट्रलाइजेशन कहते किसको है। गाइस देखो, सेंट्रलाइजेशन ये होता था कि जैसे मैं आपको बताऊं, बंगाल, बिहार, जस्ट अ सेकेंड गाइस, जस्ट अ सेकेंड, नॉट बंगाल बिहार, हाँ लाइक बंगाल, मद्रास एंड बॉम्बे। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं तो भाई उस टाइम पे यहाँ पे मतलब इन सब जगह के इनके पास राइट्स तो आ ही गए थे, सिविल राइट्स वगैरह। ठीक है, उसके बाद हुआ क्या था, आप देखो इनकी दो पावर्स हुआ करती थी, एक लेजिस्लेटिव पावर, एक एग्जीक्यूटिव पावर। ठीक है, और इनकी भी दो पावर होती थी, लेजिस्लेटिव पावर और एग्जीक्यूटिव पावर। ठीक है, इसकी भी दो पावर, इनके भी दो पावर होते थे, लेजिस्लेटिव पावर और एग्जीक्यूटिव पावर। तो होता क्या था गाइस, ये जो एक्ट था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, ये सेंट्रलाइजेशन की तरफ तब बढ़ा जब इसने ये जो लेजिस्लेटिव राइट्स हुआ करते थे, ये जो लेजिस्लेटिव राइट्स हुआ करते थे, इन्होंने ये राइट्स उठा करके बंगाल के पास दे दिए। ठीक है, बंगाल के पास दे दिए सारे जो लेजिस्लेटिव राइट, यानी कि हमारी जो लॉ मेकिंग पावर थी वो सिर्फ एक को दे दी, जिसका नाम था बंगाल। ठीक है, तो अब हुआ क्या था यहां पे गाइस, कि जो वहां का गवर्नर ऑफ बंगाल हुआ करता था उस टाइम पे, अब देखो जब उसके पास इतनी पावर्स आ गई तो उसकी पोस्ट तो अपने आप बढ़ जाएगी। तो उन्होंने क्या किया था कि गवर्नर ऑफ बंगाल को एज अ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया था। राइट, तो यार ये जो हमारा रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 है, इसमें दो इंपॉर्टेंट चीजें सबसे ज्यादा यही है कि दिस इज द फाउंडेशन ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन एंड द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड सेंट्रलाइजेशन। राइट, तो ये आपको आगे चल के पता चलेगा कि किस तरह से पहले सेंट्रलाइजेशन आया था फिर डिसेंट्रलाइजेशन आया था, क्योंकि स्टार्टिंग यहीं से होती है कि भाई सेंट्रलाइजेशन क्या था, क्यों बाद में वो फिर डिसेंट्रलाइज हुआ। ठीक है, उसकी बहुत सारी चीजें हैं, हम लोग आगे कवर अप करेंगे। ठीक है, तो यहां पे ये देखिए, ये जो एक्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको बहुत ध्यान से देखना, और इसमें मैंने आपको बता दिया कि क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट गाइस, अब अगर हम आपको बताएं तो हमारे जो फर्स्ट गवर्नर जनरल हुआ करते थे वो थे लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, अब इस लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग साहब को क्या होता था, असिस्ट करने के लिए 4 मेंबर काउंसिल बनाई गई थी, 4 मेंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई थी, जिसकी जो इनको असिस्ट करती थी, इनके काम में हेल्प करती थी। ठीक है, दूसरी बात, ये जो एक्ट था हमारा, ये एक्ट था बेसिकली, दिस एक्ट बेसिकली शोज द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट ओवर द कंपनी। जैसा कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जब कंपनी प्रॉफिट में जाने लगी थी तो वहां पे ब्रिटिश गवर्नमेंट देखा कि भाई साहब तुम इतने प्रॉफिट कैसे कमा रहे हो, तुमको हम कमाने नहीं देंगे, तुमको चलाना तो मतलब चलाएंगे तो हम ही। तो ये एक्ट पास करके उन्होंने अपनी लेगेसी बना ली थी कंपनी के ऊपर। ठीक है, अच्छा और जाकर के मैं एक चीज आपको बताऊं तो 1774 के पास जाकर के इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को एस्टैब्लिश कर दिया था कोलकाता में, एट फोर्ट विलियम कोलकाता, और उसके जो फर्स्ट चीफ जस्टिस रहे थे वो थे सर एलिजा एम्पे। ठीक है, दूसरी चीज, एक बात मैं और आपको क्लियर कर देना चाहूंगा गाइस यहां पे, कि ये जो हमारा रेगुलेटिंग एक्ट था, इसमें एक प्रोविजन और आया था कि जैसे ये 1773 में आया था, जैसे कि ये 1773 में आया था, तो हुआ यह था कि इसकी जो पॉलिसी रिवीजन होती थी वो हर 20 साल में होती थी, हर +20 इयर्स में इसकी पॉलिसी रिवाइज होती थी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि हर 20 साल में इसकी पॉलिसी रिवाइज होती थी, जैसे 1773 या फिर 1779 आएगा फिर इस हिसाब से। तो ये हम लोगों का रेगुलेटिंग एक्ट रहा है कि कंपनी किस तरह से आई, कंपनी किस तरह से प्रॉब्लम में पड़ी, फिर उसको रेगुलेट करने के लिए एक रेगुलेटिंग एक्ट आया। उस रेगुलेटिंग एक्ट ने क्या किया, हमारे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की नींव रखी और फिर सेंट्रलाइजेशन भी लाया। कैसे सेंट्रलाइजेशन लाया, लेजिस्लेटिव पावर, सारे स्टेट की लेजिस्लेटिव पावर को उठा करके बंगाल को दे दिया था। ठीक है, तो वो जो गवर्नर ऑफ बंगाल था उस टाइम पे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन गया था, यानी कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वाली पॉलिसी देने वाला जो हमारा एक्ट था वो था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट एक्ट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं से सारी चीजों की शुरुआत हो जाती है। ठीक है, तो ये आप इसको पढ़ना ना भूलें। ठीक है ना, तो गाइज मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग पिट्स इंडिया एक्ट वगैरह भी पढ़ेंगे। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई
पॉइंट ऐसा है जो आपको नहीं क्लियर हुआ है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। और इन आवर नेक्स्ट वीडियो आई विल गो विद द पिट्स इंडिया एक्ट, ठीक है। और आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको ये पसंद आया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे इस वीडियो को लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। और आगे बहुत मजा आने वाला है गाइस, क्योंकि ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है इसलिए मैं बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं ले रहा हूं, लेकिन जैसे जैसे टॉपिक आगे बढ़ेगा, लाइक प्रियम्बल में आएंगे हम लोग, फंडामेंटल राइट्स में आएंगे और भी चीजों में आएंगे, तो फिर मैं उसमें बहुत डेप्थ में जाऊंगा, ठीक है। सो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।